हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों होने की संकल्पना को लिया गया था? सही उत्तर है कनाडा। इससे समझना बहुत आसान है। देखिए, जब 1950 में संविधान बन रहा था, तो सारी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कर दिया गया। लेकिन संविधान निर्माता जानते थे कि भविष्य में कुछ नए मुद्दे आ सकते हैं। जैसे कि साइबर क्राइम या स्पेस रिसर्च, है ना? एकदम सही, जो उस समय किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो उन अनजानी स्थितियों के लिए जो शक्तियां बचा कर रखी गई, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअल पावर्स कहते हैं। और ये दूरदर्शी विचार हमने कनाडा से लिया था। अरे वाह, ये तो बिल्कुल परिवार के एक इमरजेंसी फंड की तरह हो गया। मतलब जो खर्चे या स्थितियां पहले से तय नहीं है, उनका फैसला परिवार का मुखिया यानी केंद्र सरकार करेगी। चलिए, अब देश की आवाज यानी भाषाओं पर आते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सही उत्तर है अंग्रेजी। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेजी इतने बड़े स्तर पर बोली जाती है, तो ये अनुसूची में तो पक्का होगी। हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है। 8वीं अनुसूची का मूल उद्देश्य भारत की अपनी मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण देना था, विदेशी भाषाओं को नहीं। और यही क्षेत्रीय विविधता तो हमारी असली ताकत है। इसी से हमारा अगला सवाल भी जुड़ता है। प्रश्न 4, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? सही उत्तर है बंधुता। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इन दोनों बातों में एक बहुत गहरा संबंध है। इतनी भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश को आप सिर्फ कानून के डंडे से एक नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सिर्फ कागजी शब्दों का खेल नहीं है। ये तभी संभव है जब नागरिकों के बीच बंधुता यानी आपसी भाईचारे की भावना हो। बहुत ही गहरी बात है ये। खैर, अब इस रूल बुक से थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां से हमारा भारतवर्ष आकार ले रहा था। प्रश्न 4, 4 वेदों में से प्रथम वेद कौन सा है? सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे ज्ञान की नींव है। इसी काल से समाज ने व्यवस्थित होना शुरू किया था, जो आगे चलकर बड़े बड़े राज्यों में बदल गया, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। आइए उन्हें जरा नक्शे पर बिठाते हैं। प्रश्न 5, महाजनपद का उसकी राजधानी से मिलान करें। सही उत्तर है A1, B2, C3, D4। वत्स कौशाम्बी, मगध राजगृह, कुरु इंद्रप्रस्थ, अवंती उज्जैनी। अगर आप इन स्थानों को आज के नक्शे पर देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये राजधानियां ऐसे ही रैंडमली नहीं चुनी गई थी। अच्छा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक था? जैसे मगध की राजधानी राजगृह को ही ले लीजिए। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक किले जैसी थी। मतलब प्राचीन भूगोल ही उनकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तय करता था। ओह, समझ गई। और इसी भूगोल में हमारे महान विचारकों ने अपनी यात्राएं भी की। प्रश्न 6, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सम्मिलित करें। सही उत्तर है A1, B2, C3, D4। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ, निर्वाण कुशीनगर। बिल्कुल, बुद्ध का पूरा जीवन इन्हीं महाजनपदों के इर्द गिर्द बीता। नेपाल की सीमा से सटे लुम्बिनी से लेकर मगध के बोधगया और काशी के पास सारनाथ तक। मतलब ये पूरा क्षेत्र प्राचीन भारत का एक तरह का सांस्कृतिक गलियारा था। एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने, सांस्कृतिक गलियारा। भूगोल की बात हो ही रही है, तो आज के संदर्भ में हमारी सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए देखते हैं नक्शे की समझ कितनी तेज है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर है मणिपुर। यह एक क्लासिक मैप रीडिंग सवाल है। देखिए, भूटान हमारे उत्तर में है, सिक्किम और असम के पास। हाँ, और मणिपुर तो काफी नीचे है। बिल्कुल, मणिपुर उत्तर पूर्व में बहुत नीचे म्यांमार की सीमा पर है। अगर आपके दिमाग में भारत का नक्शा एकदम स्पष्ट है, तो आप इसे तुरंत अलग कर सकते हैं।
और नक्शे में समंदर की सीमाएं भी कम दिलचस्प नहीं होती। प्रश्न 8। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? सही उत्तर है मिनिकॉय और मालदीव। या सुनने वालों को बता दूं कि चैनल का मतलब कोई टीवी चैनल नहीं है। ये पृथ्वी का 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो समुद्र के बीच से गुजरता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 8 डिग्री चैनल पड़ोसियों के बीच समंदर में एक प्राकृतिक बाड़ की तरह काम करता है, एक नेचुरल फेंस? बिल्कुल सटीक उपमा है। बिना किसी दीवार के ये भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग कर देता है। प्राकृतिक बाड़ की तरह ही नदियों के पानी का बंटवारा भी तो एक बड़ा मुद्दा होता है। प्रश्न 9। सिंधु जल समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? सही उत्तर है 1960। क्योंकि नदियां कोई इंसानी बॉर्डर तो मानती नहीं है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान जाती है। तो ये समझौता बहुत जरूरी था। हाँ, 1960 का ये समझौता इसी प्राकृतिक संसाधन को कूटनीतिक तरीके से साझा करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जमीन के अंदर के संसाधनों का क्या? प्रश्न 10। बैलाडीला की पहाड़ियां भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अब यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देश के भूगोल से सीधा अपनी मिट्टी पर आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश। हम यूपी पुलिस की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ की कला को कैसे छोड़ सकते हैं? प्रश्न 11। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? सही उत्तर है कथक। कथक शब्द कथा से बना है, जिसका मतलब है कहानी कहना। प्राचीन काल में जो लोग मंदिरों में कथा सुनाते थे ना, हाँ, उन्होंने अपनी बातों को हाव भाव और पैरों की थाप से समझाना शुरू किया होगा। बिल्कुल वही फुटवर्क और भाव आगे चलकर एक शास्त्रीय नृत्य बन गया। और ये कहानियां सिर्फ नृत्यों में नहीं, हमारी जमीन के हर हिस्से में है। प्रश्न 12। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? सही उत्तर है महोबा। महोबा की अपनी एक अलग ही कहानी है। ये शूरवीरों की धरती मानी जाती है। आला और उदल की कहानियां? जी हाँ, उनकी वीरता के किस्से आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं का अहम हिस्सा हैं। ऐतिहासिक किस्सों से निकलकर एक मेंटर के रूप में मैं देखती हूँ कि आज के दौर में विचार डिजिटल रूप में ज्यादा साझा किए जा रहे हैं। और डिजिटल दुनिया की अपनी अलग चुनौतियां हैं। प्रश्न 13। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? सही उत्तर है साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म। ज्ञान के इस युग में किसी के विचार या लेखनी चुराना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसे हम बौद्धिक संपदा की चोरी कह सकते हैं। बिल्कुल, और ये चोरी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? सोशल मीडिया पर। प्रश्न 14। किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? सही उत्तर है ट्विटर। भले ही अब इसका नाम बदलकर एक्स हो गया है, लेकिन इसका वो नीला पक्षी वाला लोगो और ट्वीट करने का विचार पूरी दुनिया के संवाद का एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। संवाद और अधिकारों की जब बात आती है तो हमारे पास कुछ बुनियादी सिद्धांत भी होने चाहिए। प्रश्न 15। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है? सही उत्तर है पेरिस सिद्धांत। पेरिस सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए थे। ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी देश का मानवाधिकार आयोग सरकार के दबाव से मुक्त होकर काम करे, एक स्वतंत्र संस्था की तरह। बिल्कुल, एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से। लेकिन मानवाधिकारों की रक्षा करना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब देश के भीतर ही कोई हिंसक उग्रवाद पनप रहा हो। प्रश्न 16। भारत में रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा क्या है? सही उत्तर है नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। रेड कॉरिडोर पूर्वी और मध्य भारत का वो हिस्सा है जहां माओवादी हथियारबंद संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक आंतरिक सुरक्षा का बड़ा खतरा है। जी, और ऐसे हिंसक क्षेत्रों में मानवाधिकारों की बात करना और शांति कायम करना एक बहुत जटिल चुनौती बन जाती है। और इस चुनौती का सामना कौन करता है? हमारे जवान। प्रश्न 17। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। बिल्कुल, हमारी CRPF ही वो मुख्य बल है जो इस रेड कॉरिडोर में नक्सलवाद से लड़ते हुए आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। और जैसा कि जवाब में है, इसका नियंत्रण नई दिल्ली से होता है। देश सुरक्षित रहता है, तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो चलिए अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। प्रश्न 18। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के कितने मार्ग उपलब्ध हैं?
सही उत्तर है 2, स्वचालित और सरकारी मार्ग। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो कुछ सुरक्षित सेक्टर्स में उसे सीधे निवेश करने की छूट है। जिसे हम स्वचालित या ऑटोमेटिक मार्ग कहते हैं। हाँ, लेकिन रक्षा या टेलीकॉम जैसे संवेदनशील सेक्टर्स में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। ये सरकारी मार्ग है। अर्थशास्त्र से निकलकर जरा कृषि विज्ञान पर आते हैं। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? सही उत्तर है सुभाष पालेकर। मुझे एक बात यहाँ खटक रही है, शून्य बजट खेती मतलब बिना पैसे के खेती कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं लगती? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। शून्य बजट का मतलब ये नहीं है कि किसान कुछ भी खर्च नहीं करेगा। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका असली अर्थ है बाजार पर निर्भरता खत्म करना। सुभाष पालेकर जी का मॉडल कहता है कि बाहर से महंगे केमिकल खाद या कीटनाशक खरीदने पर पैसा मत खर्च करो। ओह, मतलब मिट्टी के अंदर मौजूद केंचुओं और गाय के गोबर से एक प्राकृतिक चक्र बनाना। बिल्कुल, प्रकृति के ही इकोसिस्टम का इस्तेमाल करना। वाह। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। और प्राकृतिक खेती का सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे जंगल ही हैं। जैसे दुधवा नेशनल पार्क? जी हाँ, वहाँ वन्यजीव, पेड़ पौधे और मिट्टी बिना किसी बाहरी बजट या इंसानी मदद के एक दूसरे को पालते और पनपाते हैं। खेती की जड़ों की तरह हमारी सांस्कृतिक जड़ें भी गहरी होनी चाहिए। प्रश्न 21, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख पर मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 फरवरी। और मजे की बात यह है कि इस दिन की शुरुआत बांग्लादेश के भाषा आंदोलन से प्रेरित होकर हुई थी, जो ये बताता है कि अपनी मातृभाषा के प्रति लोगों का जुड़ाव कितना गहरा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब अपनी जड़ों से निकलकर जरा विश्व मंच और उन महान हस्तियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया को प्रेरित किया। प्रश्न 22, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? सही उत्तर है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। अक्सर लोगों को एक गलतफहमी होती है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनका नोबेल पुरस्कार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें यह सम्मान प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, जिसने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी। ये वाकई एक बड़ा फैक्ट चेक है। अब एक नजर हमारे अपने राजनेताओं पर। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? सही उत्तर है, यह एक तथ्यात्मक सवाल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 के आर्थिक सुधारों में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। कूटनीति और वैश्विक भूगोल की बात करें तो राजधानियां बहुत अहम होती हैं। प्रश्न 24, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? सही उत्तर है अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है अर्जेंटीना, जो अपने फुटबॉल और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और कूटनीतिक समझौतों की बात करें तो हमारे पड़ोस में भी एक अहम समझौता हुआ था। प्रश्न 25, सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सही उत्तर है 1964। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके के बीच हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के मुद्दे को शांति से सुलझाना था। खेल के मैदान में भी भारत का नाम रोशन करने वाले कम नहीं हैं। प्रश्न 26, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? सही उत्तर है बैडमिंटन। साइना नेहवाल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत में बैडमिंटन को एक नई ऊंचाई और एक नई लोकप्रियता दिलाई। बिल्कुल। खैर, खेल और राजनीति से परे अब मैं उस सवाल पर आ रही हूं जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेंटरशिप मोमेंट है। प्रश्न 27, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? सही उत्तर है भगत सिंह। ये सवाल भगत सिंह के एक ऐसे पहलू को सामने लाता है जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, लोग उन्हें सिर्फ एक क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं जी, लेकिन वो एक बेहद कुशाग्र बौद्धिक विचारक भी थे। एकदम सही। इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड जैसी किताब लिखना ये साबित करता है कि वे हथियारों से ज्यादा विचारों की ताकत पर भरोसा करते थे। आज की युवाओं के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है? सही मायने में भगत सिंह एक ऐसे सुरक्षित और न्यायपूर्ण भारत का स्वप्न लोक रच रहे थे जहां विचारों की स्वतंत्रता हो। और उसी न्यायपूर्ण समाज को सुरक्षित रखने का काम जमीन पर कौन करता है? हमारी पुलिस। प्रश्न 28,
उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सही उत्तर है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये जो संकल्प है ना, ये बहुत व्यापक है। ये सिर्फ सड़कों को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है। तो इसमें और क्या-क्या शामिल है? एक सुरक्षित समाज वो भी है जहां हमारे संसाधन बचे रहें। जरा इस डेटा पर गौर करें जो हमारे अगले सवाल में है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न 29। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? सही उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अब सोचिए, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग। इतनी घनी आबादी का सीधा असर हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगलों और नदियों पर पड़ता है, जो हमें सीधे MC मेहता जी की उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाता है। प्रश्न 30। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका PIL दायर की गई थी? सही उत्तर है MC मेहता बनाम भारत संघ। MC मेहता जी ने इसी PIL का इस्तेमाल करके उद्योगों द्वारा गंगा में बहाए जा रहे जहरीले कचरे के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये भी तो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा का ही संकल्प था। बिल्कुल। और पर्यावरण सुरक्षा की बात हो तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स बहुत जरूरी हैं। प्रश्न 31। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? सही उत्तर है 98। 98 रामसर स्थल होना कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। थोड़ा समझाएंगे कि ये होते क्या हैं? ये रामसर स्थल वो दलदली जमीनें या झीलें होती हैं जो धरती के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं और हजारों प्रवासी पक्षियों को आश्रय देती हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी तो जरूरी है। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का कार्य नहीं है? सही उत्तर है शेयर बाजार को विनियमित करना। अर्थशास्त्र के छात्रों को यह हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। RBI देश की मुद्रा, महंगाई और बैंकों को संभालता है। और शेयर बाजार को कौन संभालता है? शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और निवेशकों की सुरक्षा का काम सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है। एकदम स्पष्ट। अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक और बड़ा फैसला हुआ था मुद्रा को लेकर। प्रश्न 33। 2016 के विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? सही उत्तर है अरुण जेटली। नोटबंदी के दौरान जब पुराने 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर किया गया था, उस समय देश के वित्त मंत्रालय की कमान अरुण जेटली जी के हाथों में ही थी। और जहां तक महंगाई रोकने की बात है, उसके लिए भी एक कमेटी है। प्रश्न 34। MPC का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यही वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो ये तय करती है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी, जिससे बाजार में पैसे का फ्लो कंट्रोल होता है। बिल्कुल। हमारी इस चर्चा के अंतिम चरण में अब चलते हैं रोजमर्रा के विज्ञान की ओर। प्रश्न 33। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। हमारी रसोई भी ना एक तरह की रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला ही है। हाँ, सिरके की वो खास खट्टी महक इसी एसिटिक अम्ल के कारण होती है। एकदम सही। और विज्ञान के नियम हमारी आदतों पर भी लागू होते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 36। न्यूटन की गति का निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है? सही उत्तर है गति का प्रथम नियम। इसे समझाना हो तो मुझे सर्दियों की सुबह याद आती है। जब तक कोई बाहरी बल जैसे मम्मी की जोरदार डांट या परीक्षा का अलार्म काम ना करे, तब तक रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। शरीर उसी आराम की अवस्था में रहना चाहता है। यही तो जड़त्व या इनर्शिया है। बिल्कुल। एक रुकी हुई चीज तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। यह नियम अर्थव्यवस्था पर भी लागू होता है। हमें व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सकारात्मक बल लगाना पड़ता है, जैसे कि टैक्स सुधार के लिए बनाई गई परिषद। प्रश्न 37। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? सही उत्तर है 33। भारत के वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली इस 33 सदस्यीय परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, जो मिलकर देश के टैक्स स्ट्रक्चर पर निर्णय लेते हैं। और ये सब हमें एक मजबूत देश बनाकर वैश्विक मंच पर खड़े होने की ताकत देता है। प्रश्न 38। वर्ष 2026 के 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर है फ्रांस। दुनिया की 7 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का यह सम्मेलन भविष्य की वैश्विक नीतियों को तय करता है। तो श्रोताओं, हमने इन 38 सवालों के जरिए आज सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया, बल्कि एक पूरी कहानी जी है।